मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। आज का राशिफल, तुला राशि, माह अगस्त 2025। ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है। बातें मैं लग्न कुंडली की भी करूँगा, चंद्र राशि की भी करूँगा, अष्टक वर्ग की करूँगा, लेकिन मुख्य जो विषय है वो चंद्र राशि पर आधारित तुला राशि के जातकों के लिए है। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तुला राशि के चंद्र राशि कुंडली में दो महाशुभ योग बने हुए हैं। एक तो गुरु और शुक्र, और फिर बुध और शुक्र। इनका कब राशि परिवर्तन होगा इसकी बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले कि हम कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं, या हमारे मित्र ज्योतिषी भाई जो भी हैं, जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले लग्न कुंडली या जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। जन्म कुंडली हमारी स्थायी कुंडली है। उसमें किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन ग्रह बली है, कौन कमज़ोर है, शुभ युति, अशुभ योग वगैरह वगैरह जो भी है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जन्म कुंडली में जो महादशा अंतर्दशा चलती है उसका स्थायी रूप से हमारे जीवन में प्रभाव होता है, और लंबे समय तक किसी ग्रह की जो महादशा चलती है वो लंबे समय तक चलती है। जैसे राहु की 18 साल हो गई, शनि को 19 साल हो गई, शुक्र की 20 साल हो गई, और उस महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं भी चलती रहती हैं, प्रत्यंतर दशाएं चलती रहती हैं। तो इसका अध्ययन जरूरी होता है, जो स्थायी रूप से होता है। उसी के आधार पर जानकार लोग जो हैं वो रत्न धारण का परामर्श देते हैं, मंत्रों का परामर्श, पूजा का परामर्श, रुद्राक्ष का परामर्श इत्यादि इत्यादि बहुत से माने उपाय हैं जिनको करके आदमी उनसे अनुकूलता पाता है, ग्रहों के अशुभता से अनुकूलता पाता है। तो जन्म कुंडली को लेकर के मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जन्म कुंडली के बारे में सभी लोग परिचित हैं। ये कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की है, मेरे चिरपरिचित की है। इस कुंडली का विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, और विश्लेषण करने का मतलब है, अर्थ है कि कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आपकी कुंडली निश्चित रूप से अलग होगी, औरों की कुंडली निश्चित रूप से अलग होगी। ये जन्म कुंडली है, जो हमारे चिरपरिचित हैं ये उनकी जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली में इस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं। तुला राशि में शनि उच्च के, वृश्चिक में गुरु, चंद्रमा, केतु, सूर्य, बुध, ये सब ग्रह बैठे हुए हैं। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। इसकी चर्चा मैं दो ग्रहों को लेकर के करूंगा। इनकी अभी राहु की महादशा चल रही है, राहु की चर्चा करूंगा, और शनि की अंतर्दशा चल रही है उसकी चर्चा करूंगा। बाकी ग्रहों की नहीं करूंगा। इसकी चर्चा करना जरूरी है आपसे बातें शेयर करने के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ पर शनि और राहु मुख्य कुंडली में अपना जो है असर दिखा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं। महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। दूसरी कुंडली होती है हमारी चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली बनती है, बदल जाती है, फिर बनती है, फिर बदलती है। हर 24 घंटे में ग्रहों का गोचर चलते रहता है। एक ग्रह एक राशि में, फिर दूसरी राशि में, तीसरी राशि में, एक निश्चित समय जो है, जैसे शुक्र 25 दिन गोचर करेंगे, मंगल 45 दिन गोचर करेंगे, तो गुरु 1 साल करेंगे, तो शनि 2.5 साल करेंगे। तो सभी ग्रहों का एक समय निर्धारित है। उस समय तक वो उस राशि पर गोचर करते हैं, उसके बाद आगे की राशि में चले जाते हैं। इस बीच में बकरी होना, कुछ होना, वो एक अलग बात है, अलग विषय है, वो देखा जाता है। पर ये चंद्र कुंडली, ये तुला राशि की कुंडली है, और गोचर जो हो रहा है ग्रहों का, तो गोचर देखिए, मंगल आपके बैठे हैं द्वादश भाव में, कन्या राशि में। सूर्य और बुध बैठे हैं कर्क राशि में, दशम भाव में। गुरु और शुक्र बैठे हैं मिथुन राशि में।
शनि बैठे हैं मीन राशि में, 7.5 चल रही है। इस प्रकार से ग्रहों का गोचर हो रहा है, 9 के 9 ग्रहों का गोचर चंद्र राशि में हो रहा है। और ये राशियां बदलती रहती हैं, ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर ये आप बिंदु देख रहे हैं, यहाँ अंक बोलें बिंदु बोलें, थोड़ा इसके बारे में भी आपसे चर्चा कर लूँ। ये अष्टक वर्ग की कुंडली है, दोनों एक साथ में बता रहा हूँ। चंद्र कुंडली भी है और किस भाव को कितना बल मिल रहा है ये है। ये बल जो मिल रहा है ये बिंदु लिखे हुए हैं। अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 ग्रह और एक लग्न को जोड़ दिया गया 8 ग्रह। 8 ग्रह को मिलाकर के अष्टक वर्ग है। इसे हम सर्वाष्टक वर्ग सारणी भी कहते हैं, अष्टक वर्ग सारणी भी कहते हैं। इसके पश्चात भिन्नाष्टक होता है। भिन्नाष्टक में हम ग्रहों को देखते हैं कि कितना ग्रह, हमारा कौन सा ग्रह चल रहा है, कमजोर है, बली है, सुफल देगा नहीं देगा। ये केवल लग्न कुंडली की महादशा अंतर्दशा तो हम देख लिए। अब किसी की योग कारक ग्रह मान लीजिए शुक्र है, उसकी महादशा चल रही है, तो वो तो भारी प्रसन्न होगा कि 20 साल का समय मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, शुक्र की महादशा चल रही है, अब शुक्रदेव हमको सब कुछ दे देंगे। लेकिन जन्म कुंडली के देखते समय हम ये देखेंगे शुक्र कितने डिग्री के हैं, बली कितने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतर्दशा का जो ग्रह चल रहा है उसका बल देखेंगे अंश के हिसाब से, वो कितने बली हैं, ये तो कुंडली में पता चलता है। चंद्र कुंडली में बल नहीं देखते, क्योंकि इतना कम समय रहता है कि 30 डिग्री पूरा करने में उनको समय नहीं लगता और वो 30 डिग्री पूरी हो जाती है। ये अंक जो लिखे हुए, बिंदु जो लिखे हैं, इन्हें हम बिंदु कह सकते हैं, रेखाएं कह सकते हैं, अंक कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, जिसको जो भाषा में समझ में आए वो समझ ले। ये भाव का बल है, यहाँ ग्रहों का बल है, यहाँ भाव का बल है। अष्टक वर्ग भाव का बल है। अब भाव जो है 24 बिंदु से कम, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में, जिस भाव में बैठेगा उसी भाव के फल को वो प्रदान करेगा। तो जब भाव के फलों को प्रदान करना है तो शुभ फलों में हमको 28 प्लस चाहिए। देखिए 28 प्लस लिखा है, 6, 8, 12 तीन भाव जो हैं लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में और अष्टक वर्ग की सारणी में भी अशुभ माने गए हैं। तो छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का है, अष्टम भाव आयु मृत्यु का है, द्वादश भाव व्यय का है। तो ये 3 भावों में बिंदु कम होना चाहिए, क्योंकि बिंदु अगर ज़्यादा होगा, मान लीजिए किसी का 35 बिंदु छठे भाव में आ गया तो वो रोग से ग्रसित हो गया वो व्यक्ति। एक समय आएगा, वो भी निकल जाता है, कभी वो समय आएगा, एक समय आएगा जब वो ग्रसित हो जाएगा, बिना दवाई के फिर वो रह नहीं सकता, झगड़े झंझट चालू हो जाएंगे, चोट खरोच चालू रहेगी, कर्जा बढ़ जाएगा, शत्रुता बढ़ जाएगी। तो बिंदु ज़्यादा होने से ये होगा। इसलिए 6, 8, 12 में 24 बिंदु से कम होना चाहिए, 22 से भी कम होना चाहिए, जिससे उस भाव का फल जो है वो मजबूत ना हो पाए, बली ना हो पाए, उसका जो दुष्परिणाम है हमारे जीवन में वो प्रभावी ना हो। तो 6, 8, 12 शायद आप समझ गए होंगे। बाकी भावों में 28 प्लस चाहिए। 28 में सब कई जगह 9 भावों में 28 लिखा हुआ है। 28 प्लस का मतलब है कि इससे हमको ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 28 प्लस तो लिखा है, और इनको जिनकी कुंडली है उनको लग्न में 34 बिंदु मिल रहे हैं, अच्छी बात है, 28 से कम नहीं है। 24 और 28 के बीच में होता तो सामान्य स्थिति, 24 से कम होगा तो समस्या वाली स्थिति, परेशानियां घेरेंगी, और 28 से ऊपर जा रही है तो उन भावों के फलों को बल मिलता है और वो फल हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह हो, अपना असर भाव के अनुसार, भाव के बिंदु के अनुसार वो अपना स्वभाव बदल के अच्छा फल या नुकसान देने वाले जैसा भी होगा वो परिणाम देते हैं। ये 34 बिंदु लग्न है। अष्टक वर्ग की कुंडली में एक बात और है कि लग्न में बिंदु ज़्यादा होने चाहिए, कि लग्न में अगर बिंदु ज़्यादा है तो बाकी भावों को ये लग्न का बिंदु जो है वो कंट्रोल कर लेता है, वहाँ भी अपना प्रभाव डाल देता है। तो लग्न भाव मजबूत होना जरूरी है, बिंदु होना जरूरी है। दूसरी बात,
अष्टक वर्ग की सारणी में जैसे हम लग्न कुंडली में देखते हैं कि ये चंद्रमा और शनि साथ में बैठ गए, विष योग बन गया। राहु शनि साथ में बैठ गए, पिशाच योग बन गया। मंगल केतु बैठ गए, राहु बैठ गए तो अंगारक योग बन गया। इस प्रकार से हम अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के स्थितियों को देखते हैं, योगों को देखते हैं। चंद्र कुंडली में भी यही कि जैसे अभी वर्तमान में गुरु शुक्र हैं तो ये गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। बुध शुक्र साथ में आ जाएंगे तो लक्ष्मी योग बन जाएगा, तो ये लक्ष्मी नारायण योग, तो ये चंद्र कुंडली में भी देखते हैं। लेकिन ग्रहों का बल तो यहाँ देख लिए लग्न कुंडली में, अब गोचर में भी देख लिए। अब इन दोनों कुंडली में जो भी ग्रह चल रहे हैं उनके प्रभाव को देखने के लिए हमारे जीवन में कैसा प्रभाव होगा, तो यहाँ पर ये भाव जो अंक लिखे हुए हैं, जब हम किसी ग्रह को, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए कि बुध और सूर्य साथ में बैठे हैं तो ये बुध आदित्य योग बन गया। लेकिन यहाँ पर बुध अपना परिणाम देंगे और सूर्य देव अपना परिणाम देंगे। बुध आदित्य योग परिणाम नहीं देगा। बुध की जगह और कोई ग्रह होता या सूर्य की जगह और कोई ग्रह होता तो वो भी अपना परिणाम देते, अपने अपने बल से देते। अब बल कहाँ से मिलता है इनको? यहाँ 30 बिंदु है, 28 प्लस है, तो जब 30 बिंदु है तो 30 बिंदु का फल बुध भी देगा और सूर्य भी देगा। कब देगा? जब उनकी महादशा अंतरदशा आएगी, गोचर में आएंगे तब। तो ये बलों का होता है। अब महत्वपूर्ण बात कि हम कैसे जाने। अच्छा, हर व्यक्ति जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानना चाहता कि जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो मेरे लिए शुभ होगी या अशुभ। गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो मेरे लिए शुभ है या अशुभ। पर हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। अगर उसे ये पता चल जाए कि जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो मुझे कष्ट देगा, तो जब कष्ट देगा तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। मंत्रों का जाप कर लें, रत्न धारण कर लें, वगैरह वगैरह, पूजा पाठ करके उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, शांत कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये अंतर इसमें है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह युति बनाए हों चाहे ना बनाए हों, नीच के हैं, उच्च के हैं, कितने डिग्री के हैं, क्या है, कैसे, सब कुछ भूल जाइए। आप भाव का बल देखिए, भाव में हमको कितना बल मिल रहा है। 28 से ज़्यादा मिल रहा है, 24-28 के बीच में है, ये 24 से कम मिल रहा है। आप भी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर जब सर्च करेंगे उसमें अष्टक वर्ग की कुंडली आ जाएगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब हमारी जन्म कुंडली निर्मित होती है उसी समय ये अष्टक वर्ग भी निर्मित हो जाता है। 337 बिंदु पॉइंट्स जो भी समझे वो टोटल अंक रहते हैं इसमें, और वही 337 जो है विभिन्न विभिन्न भावों में बैठ करके, घरों में बैठ करके अपने बल को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, अब हम कैसे जानें कि इनकी कुंडली में जो राहु और शनि की अंतरदशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, वो हमको कितना फल देंगे। अब देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जानने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी ग्रह के बारे में आप निकाल सकते हैं, स्वयं निकाल सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, धन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और उसके अनुसार आप पूजा पाठ घर में स्वयं कर लें, मंत्र जाप कर लें, सबसे अच्छा साधन मंत्र का है। अब यहाँ पर राहु देखिए, इनकी जन्म कुंडली में राहु मिथुन राशि में बैठे। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, गोचर की नहीं। जन्म कुंडली में राहु बैठे हैं भाग्य भाव में, मिथुन राशि में। इनकी डिग्री कितनी है? 7.16 डिग्री है। मैं कई वीडियो में बताया हूं कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से 12 तक 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50% और 24 से 30 25%, और शुरू में 1 2 3 है, ये लास्ट में 28 29 30 है। तो वो ग्रह ना तो शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा। तो यहाँ पर इनको राहु जो है 50% शुभ या अशुभ फल देगा। अब इसको हम बैठाते हैं कहाँ पर? यहाँ पर। ये भी मिथुन राशि है, यहाँ पर गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो एक तो इसका पॉइंट देख लें, 27 पॉइंट है, भाव का बल है। इस कुंडली के भाव का बल यहाँ पर देखते हैं। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो 24 से 28 है, माने इनके जीवन में राहु का जो प्रभाव है वो सामान्य रहेगा, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। गोचर में तो अलग है,
गोचर में तो यहाँ पर राहु देव कुंभ राशि में घूम रहे हैं, पर यहाँ पर भी अगर हम चंद्र राशि की बात करते हैं तो यहाँ 24 बिंदु हैं, यहाँ 24 बिंदु है, वहाँ 27 बिंदु हैं। दोनों को देख लीजिए आप, तो ये भी 24 कम है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी राहु जो है अशुभ फल देने में असमर्थ है, नहीं दे पाएंगे। 24 से ज़्यादा, 28 से ज़्यादा होता तो कुछ होता। फिर भी ये ग्रह यहाँ पर बैठा है, पर गोचर में चलने वाला जो ग्रह होता है वो कम ज़्यादा के हिसाब से वो महादशा में चलने वाले ग्रह को बैलेंस करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। अब शनि की बात कर लीजिए, तो शनि जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर तो शनि की अंतर्दशा बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि शनि 10.19 डिग्री के हैं, ये भी 6 और 12 के बीच में, अर्थात 50%। अशुभ फल नहीं होगा, शुभता आएगी, लेकिन जितनी शुभता हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो अनुकूलता चाहते हैं, शनि की कृपा चाहते हैं, शनि देव यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आधा आशीर्वाद दूंगा, आधा नहीं दूंगा। अब इसी शनि को हम गोचर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये मीन राशि है, मीन राशि में शनि, यहाँ पर हमको चाहिए 24 से कम, -24 लिखा हुआ है, 24 से कम चाहिए, 24 है इनकी कुंडली में, अष्टक वर्ग की कुंडली में 24 है। अर्थात यहाँ पर भी शनि जो है 24 और 28 के बीच में, 24 से कम थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, 24 लास्ट बॉर्डर है, पर 22-24 के बीच में ये चलिए ठीक है, तो सामान्य स्थिति रहेगी। और शनि देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि। ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, रोग शत्रु कर्जा बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि शनि 6ठे भाव के कारक ग्रह भी हैं, और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। जैसे हम अपने घर को खराब नहीं करते, हमेशा साफ सुथरा रखते हैं जिससे लोग आए जाएं तो प्रसन्न हो, वैसे शनि का स्वभाव है। तो ये कारकत्व इनको प्राप्त है 6ठे भाव का, तो शनि अपने घर को खराब नहीं करते। तो जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तुला राशि के जो लोग हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये अच्छा परिणाम देगा। दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी, दवाइयाँ लेती भी रहनी चाहिए, केवल ग्रह और ज्योतिष के दम पर नहीं रहना चाहिए, परामर्श लेते रहना चाहिए। तो ये तो शनि की बात हो गई। अब आते हैं गोचर की बात करते हैं। गोचर में देखिए सूर्य और बुध, तुला राशि की कुंडली में बुध और सूर्य बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त तक रहेंगे। 17 अगस्त के पश्चात सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में चले जाएंगे, एकादश भाव में। एकादश भाव में जाएंगे तो अपना यहाँ काम करेंगे। अब सूर्य जब यहाँ से निकलेंगे तो ये बुध आदित्य योग समाप्त हो जाएगा। बुध देव 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, अच्छा परिणाम देना चालू कर देंगे। और जैसे सूर्यदेव यहाँ से 17 तारीख को निकल जाएंगे, वैसे शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे बुध के साथ। अभी नवम भाव में मिथुन राशि में गुरु और शुक्र हैं। ये गज लक्ष्मी योग बना हुआ है, भाग्य साथ दे रहा है, अच्छा भाग साथ दे रहा है, रुके हुए काम हो रहे हैं, पिता का सहयोग मिल रहा है, ज्ञान वृद्धि हो रही है, आध्यात्मिक तरफ ध्यान जा रहा है, पूजा पाठ में मन लग रहा है। तो गुरु और शुक्र भी यहाँ पर ये कर रहे हैं, गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। और भाग्य साथ देते देते ठीक सूर्यदेव जैसे यहाँ आएंगे वैसे शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 4 दिन बाद 21 अगस्त को। और यहाँ पर फिर 25 दिन बुध के साथ गोचर करेंगे। ये 25 दिन गोचर होता है शुक्र का। यहाँ पर 30 बिंदु है, यहाँ पर 27 बिंदु है अभी गोचर में। अब गोचर गुरु और शुक्र दोनों 27 बिंदु अर्थात सामान्य अवस्था। गजलक्ष्मी योग तो बन गया, बहुत अच्छा योग है, पैसे का भंडार हो जाना चाहिए, लेकिन बिंदु कम हो गए, भाव का बल कम हो गया। तो 24 और 28 के बीच में 27 है, तो यहाँ सामान्य स्थिति से आय होगी पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनका गुरु और शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती हैं उतनी इच्छा हमारी पूर्ति नहीं होगी। पर यही शुक्र जब 10वें भाव में बुध के साथ आ जाएंगे, ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। एक योग समाप्त होगा, दूसरा निर्मित हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग। अब यहां पर 30 बिंदु हैं, देखिए 30 बिंदु है, पहले से मैं लिख के रखा हूं।
30 बिंदु हैं। तो बुध और शुक्र दोनों मिलकर के जब लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो 28 प्लस है, यहाँ 28 प्लस लिखा हुआ, 28 प्लस है। इस भाव को प्रभावित करेंगे, अच्छा परिणाम देंगे। ये भाव क्या है? कर्म का भाव है। छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, उच्च पद हो, IAS IPS, आर्मी, राजनेता हैं, मंत्री मिनिस्टर, सामाजिक स्तर, इसका है। तो तुला राशि के जातकों को इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अचानक धन लाभ होगा, बढ़िया धन लाभ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। रुका हुआ पैसा मिल जाए, लॉटरी फंस जाए, या कहीं से कुछ और आ जाए, कहीं से भी अचानक धन मिल सकता है। तो ये बुध और शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग जब बनाएंगे, ये 30 बिंदु के हिसाब से दोनों ग्रह, बुध भी और शुक्र भी, दोनों ग्रह अपना अपना फल जो है अच्छा फल प्रदान करेंगे। इनकी दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि यहाँ चौथे भाव में पड़ रही है। चौथा भाव क्या है? माता, वाहन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, जो भी है। जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते थे गाड़ी ले सकते हैं, मकान बनाना चाहते थे मकान बना सकते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं ज़मीन ले सकते हैं। माने रुके हुए कार्य इनके शुरू हो सकते हैं और पूर्ण भी हो सकते हैं। ये 25 दिन का अवसर इनको प्राप्त होगा। 25 दिन में किसी भी दिन अच्छी खुशखबरी आ सकती है। तो ये चौथे भाव को भी प्रभावित करेंगे 7वीं दृष्टि से, दोनों ग्रह एक साथ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि भाव का जो बल है वो मंगल देव को नहीं मिल रहा है। मंगल क्या है? धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब, वाणी और धन। और 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, छोटे मोटे व्यवसाय। ये दोनों जो है मारक ग्रह हैं, जन्म कुंडली के मारक ग्रह हैं, और दोनों मारक ग्रहों के स्वामी मंगल देव हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल अशुभ है। मंगल बैठे भी कहाँ हैं? द्वादश भाव में। अब देखिए, पहले तो मारक हो गए, दूसरा द्वादश भाव में बैठ गए, और तीसरा कन्या राशि में बैठ गए। कन्या राशि बुध देव की राशि है। बुध और मंगल की पटती नहीं है, दोनों की शत्रुता है। तो यहां पर भी असहज रूप में वो कार्य करेंगे, तो इस भाव के फल को बढ़ा देंगे। इस भाव का फल क्या है? व्यय, एक्सीडेंट, उठपटांग खर्चा, कर्जा बढ़ जाना, इत्यादि इत्यादि, ये हो जाता है। तो यहाँ -24 चाहिए, पर 25 है। थोड़ा सा वाणी में कंट्रोल रखें, विनम्रता से बोलें, क्रोध से थोड़ा बचें, परिवार में कोई बात विवाद हो तो वहाँ शांत रहें, धन बचाने का प्रयास करें, अपव्यय न हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। मंगल थोड़ा सा यहाँ पर अशुभ परिणाम दे सकते हैं। मैं गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब बता दिया। अब एक अशुभ योग और बनेगा तुला राशि में, कि सूर्य देव जब कर्क राशि से 17 तारीख को यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन सिंह राशि में, तो यहाँ केतु पहले से विराजमान है। तो सूर्य और केतु जब साथ में हो जाएंगे तो ग्रहण योग बन जाएगा। तो जो आय के साधन हैं उसमें समस्या होगी, रुकावटें होंगी, रुक रुक के काम चलेगा। 17 तारीख के बाद तो जो भी कार्य आपको करना है 17 के पहले सिंह राशि के, तुला राशि के जो जातक है 17 के पहले कर लें, अच्छा होगा। फिर 17 से लगभग 1 महीने का गोचर होगा, फिर सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अशुभ परिणाम देंगे सूर्य और मंगल। और सूर्य और मंगल दोनों शुक्र के जो हैं विपरीत ग्रह। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? मैं चाहूँगा कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बहुत राहत मिलती है, मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं और ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना करके आपको समर्पित करते रहता हूँ। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि जो तुला राशि के जो जातक है, अगस्त का महीना उनके लिए उत्तम होगा। अचानक धन लाभ कहीं से भी हो सकता है, कार्य अच्छे चलेंगे,
थोड़ा सा अपने आप में संयम रखें। लास्ट रिजल्ट इसका यही है। और आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, पर लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ, उनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। और जैसे मैं बोला हाँ बोलिए, तो अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं। तो कृपया आप अपनी समस्या को गोपनीय रखें। मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात आपसे बातें करूंगा, और अंत में अगर कोई समस्या शेष रह जाती है तो मैं आपसे स्वयं पूछता हूं कि और आपकी कोई समस्या हो तो बताइए। ये 3 कुंडली का विश्लेषण, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी, 3 कुंडली का विश्लेषण एक साथ शायद यूट्यूब में नहीं होगा, मेरे को नहीं दिखा है, शायद आप देखे हों, शायद बोल रहा हूँ। यूट्यूब बहुत बड़ा है, प्लेटफार्म यूट्यूब को बहुत बड़ा है, फिर भी जहाँ तक मुझे देखने को मिला है कि मुझे ऐसा वीडियो नहीं मिला है। और आप अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। मैं आपसे स्वयं बातें करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।